हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसमें हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है स्टील बीम्स, यानी स्टील की धरन। तो देखिए, बिल्कुल न्यू चैप्टर है ये। तो इसमें हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। पहले बीम क्या होता है, फिर आपका बीम में कौन कौन सी स्ट्रेसेस आती हैं, ठीक है, डिफ्लेक्शन कितना होता है बीम में, ये सारी बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, पहला है आपका बीम। तो बीम क्या होता है? बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है और इस पर क्या ट्रांसवर्स लोड आता है। ठीक है, यानी क्या है, बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। बीम सामने शक्ति खंड होते हैं, तो उस पर आने वाले भार ऊर्ध्वाधर होते हैं, यानी उस पर कौन से आते हैं? ट्रांसवर्स या सकते हैं वर्टिकल लोड्स उस पर आते हैं। ठीक है, अब ये बाहर जो लोड आते हैं वर्टिकल से, ये लोड आपके क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, ये आपका पॉइंट लोड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये आपका बिंदु भार पॉइंट लोड भी हो सकता है, या फिर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या जिसे कहते हैं हम यूडीएल, ये भी हो सकता है। और आपका इन दोनों का संयोजन भी हो सकता है, या फिर कहते हैं यूवीएल भी हो सकता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो कई तरह के लोड हो सकते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी है कि बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है और इस पर ट्रांसवर्स या फिर कह सकते हैं वर्टिकल लोड्स जो हैं वो आते हैं। अब देखिए, हम अगर बात करें स्टील सेक्शन में बात करें, तो जो हम बीम के रूप में यूज़ करते हैं वो आपका क्या होता है? वो आई सेक्शन होता है। देखिए, चित्र में दिखाया गया है, ये आपका एक आई सेक्शन है और इसे हम क्या है, बीम के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक ठीक तो देखिए, जैसे ये तो इसका क्रॉस सेक्शन था और इसका जो एल सेक्शन कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूड सेक्शन है, वो इस तरह से दिखाया गया है। देखिए, ये दो सपोर्ट लगी हुई हैं। ठीक है, दोनों सपोर्ट्स लगी हुई हैं और इसके ऊपर क्या है आपका बीम, ये बनाया गया है, इसके ऊपर रखा गया है बीम। ठीक, तो इस पर क्या आते हैं? अब देखिए, तो हॉरिजॉन्टल है, क्या है ये? हॉरिजॉन्टल है ये। और इस पर जो लोड्स आएगा वो क्या आएगा आपका? वो वर्टिकल लोड्स आएगा। कहते हैं ट्रांसवर्स लोड आएगा, मतलब क्या है कि जो आपकी इसकी एक्सिस है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडल सेक्शन है, ये इसकी एक्स एक्सिस है, तो इसके क्या आएगा? परपेंडिकुलर ये जो है लोड आएगा इस पर। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा इतना आपका बीम क्या होता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ लोड ऑन बीम्स, यानी बीम्स पर जो लोड आता है उसमें क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ उसमें जनरेट हो सकती है। इसमें पहला है आपका बेंडिंग इन बीम। देखिए, जब हम लोड लगाते हैं बीम पर, जैसे सपोज आपका ये बीम था, एक इस बीम पे हमने अगर लोड लगा दिया, मान लीजिए हमने डब्लू लोड लगा दिया इस पर, तो इस लोड की वजह से क्या होगा, ये कुछ ना कुछ बेंडिंग, यानी थोड़ा अपनी शेप से तो कुछ बेंड होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जब बेंड होना स्टार्ट करता है, जब बेंडिंग आती है, तो इसमें बेंडिंग की वजह से इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस भी जनरेट होने लगती हैं। क्लियर? तो देखिए, बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी होती है वो भी हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये अनुप्रस्थ कांटों के बीम में अनुप्रस्थ भारों के बीम में बंकन होती है, जिसके फलस्वरूप बेंडिंग स्ट्रेसेस उत्पन्न होती हैं। ठीक, यानी जो भी अनुप्रस्थ भार आते हैं, वर्टिकल लोड्स आते हैं, उनकी वजह से क्या है? बेंडिंग होती है, और बेंडिंग की वजह से आपकी बेंडिंग स्ट्रेसेस उसमें जनरेट हो सकती हैं। अब कितनी होती है देखिए, वो हम कर पढ़ेंगे आपका वही थ्योरी ऑफ बेंडिंग। ये बेंडिंग की थ्योरी आप इससे पहले जो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ा था आपने, उसमें पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है इसका डेरिवेशन कैसे होता है पूरा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है, और ये फार्मूला जो है आपका ये दिखाई दिया है, ये फार्मूला कैसे जो है आपका ड्राइव होता है, मैं सारा बता दूंगा अगर आपसे नहीं आता है तब। तो देखिए, फार्मूला क्या होता है आपका? ये होता है बाई बेंडिंग थ्योरी, एम अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका? ई अपॉन आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो एफ है, ये जो एफ आ रहा है, यही क्या है? आपकी बेंडिंग स्ट्रेस है यहाँ पे। देखिए, इसे हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका? एम अपॉन आई अपॉन वाई, ये हो जाएगा। हमने ये दोनों टर्म्स ले ली, तो जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये वाला आ गया आपका। ठीक, और ये एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका? एम अपॉन जेड। ठीक, यानी जो आई अपॉन वाई होता है, ये किसके बराबर होता है? ये जेड के बराबर होता है, ये सेक्शन मॉडुलस कहलाता है। जो जेड की वैल्यू जेड जो है वो क्या कहलाता है? सेक्शन मॉडुलस कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? सिग्मा मैक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? एम अपॉन जेड आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आया था? आई अपॉन वाई आया था, लेकिन उसे हमने क्या लिख दिया है? जेड लिख दिया है। ठीक है, तो एफ क्या है? उत्पन्न अधिकतम वास्तविक प्रतिबल। आपका जेड क्या हो जाएगा? सेक्शन मॉड्यूलस। सिग्मा बी सी और सिग्मा बी टी है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन एंड टेंशन रेस्पेक्टिवली। यानी जब बीम में बेंडिंग होती है, देखिए बेंडिंग होती है तो उसमें क्या कंप्रेशन भी होता है साथ में, और टेंशन भी होती है। अब देखिए, जैसे ये बीम था, तो इसमें अगर लोड लगाया तो बेंडिंग हुई है, तो इसमें ऊपर क्या होगा? कंप्रेशन होगा यहाँ पे, और नीचे क्या होगा? यहाँ पे बेंडिंग, वो सॉरी टेंशन होगी।
तो जब बेंडिंग होती है किसी बीम में तो उसमें कंप्रेसिव एज वेल एज टेंसाइल दोनों स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो देखिए अगर हम बात करें सेफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए कि जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही है बीम में जो है बाहरी लोड की वजह से कह सकते हैं कि जो आपका ट्रांसवर्स लोड आ रहा है उसकी वजह से जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हुई है वो कितनी है, एफ मैक्स है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए सिग्मा बी सी और सिग्मा बी टी से, यानी सिग्मा बी सी और सिग्मा बी टी से ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी हमारा जो बीम है वो सेफ है। अगर ऐसा नहीं है तो बेंडिंग में हमारा बीम फेल हो जाएगा। क्लियर। अगर ये इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये इससे आगे पहुंच रहा है ये, तब हमारा बीम के फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, किसी में, बेंडिंग में। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड IS 800 2007 के अनुसार क्या होना चाहिए, सिग्मा बी सी और सिग्मा बी टी की वैल्यू कितनी होती है, वो 0.66 FY होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 0.66 FY, और जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगी वो इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, FY के यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस होती है और ये हम लेते हैं इसको फॉर FY 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो है, मतलब FY 250 के लिए जो हम ये वैल्यू लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है आपका शियर इन बीम, यानी धरण में अपरूपण। देखिए जब बीम में आपका लोड आ रहा है, ऊपर से एक्सटर्नल लोड आ रहा है, जैसे आपका बीम सपोज ये, ठीक है, ये तो बीम पे सपोर्ट लगा दिए और इस पर क्या है, लोड आ रहा है। तो देखिए जब लोड आ रहा है तो रिएक्शन पे लोड ऊपर जा रहा है, तो जब लोड जो है विपरीत डायरेक्शन में होते हैं तो वहाँ पे क्या है, शेयरिंग जनरेट होती है। यानी यहाँ पे दो ऐसे लोड वर्क करते हैं जो कि बीम को बीच में से कट करने की कोशिश करते हैं, ये क्या कहलाता है आपका, ये शेयर फोर्स कहलाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा आपका, ट्रांसवर्स लोड एंड रिएक्शंस के फलस्वरूप धरण खंड को शेयर फोर्स का प्रतिरोध करना पड़ता है, जिससे धरण खंड पर अपरूपण प्रतिबल उत्पन्न होती हैं। अब देखिए जब शेयर फोर्स आ रहा है तो शेयर फोर्स को जो है अपोज भी करेगा बीम, तो वो क्या उसमें उसकी वजह से क्या, शेयर फोर्स की वजह से क्या है, हमारे बीम में शेयर स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती हैं। तो इनकी वैल्यू कितनी होती है देखिए, तो देखिए अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 अधिकतम अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल निम्नवत निर्धारित है, यानी जो टाउ VM है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.45 FY। FY क्या होती है आपकी, वो यील्ड स्ट्रेस होती है। तो देखिए मैं अधिकतम है ये, ठीक है, अधिकतम परमिसिबल स्ट्रेस, यानी इतनी स्ट्रेस हम अपने बीम में जो है दे सकते हैं शियरिंग में। ठीक, अच्छा नेक्स्ट है इसका इस्पातीय औसत अपरूपण प्रतिबल, जो आपका एवरेज शियर स्ट्रेस होती है उसकी वैल्यू क्या होती है देखिए, तो इस्पातीय धरणों के अभिकल्पन में धरण खंड पर उत्पन्न औसत अपरूपण प्रतिबल ज्ञात किया जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, टाउ AB बराबर V/D इंटू TW। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्या निकल जाती है आपकी शेयर जो है शेयर स्ट्रेस निकल जाती है एवरेज। ठीक, और जो टाउ एवरेज की जो परमिसिबल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.4 FY होती है अकॉर्डिंग टू IS 800 2007। तो देखिए ये सारे हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थी, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये, और कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।